हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी बीएसटी अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसका हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। आपको अगर इस चैप्टर का वन शॉट लेक्चर वीडियो करना है तो हिंदी में इंग्लिश में दोनों में हम पढ़ाए थे। दोनों का लिंक ऊपर आई बटन में दे रहे हैं, वहां से जाके देख लेना। साथ ही साथ अगर आपको इससे पहले के 4 चैप्टर का एमसीक्यू करना है तो उसका भी लिंक ऊपर दे रहे हैं, देख लेना। या इकोनॉमिक्स क्लास 12 का प्लेलिस्ट में जाना, वहां आप लोगों को सब चीज मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख लेना। ताकि इकोनॉमिक्स में हम लोग जो 90% लेकर के चल रहे हैं वो आएगा, और वो तभी आएगा जब आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वन शॉट वीडियो सब चीज क्लियर रहेगा। इसलिए अपने साइड से आप लोग कोई भी लापरवाही मत करना, और अपने साइड से आप लोग कोई भी ऐसा चीज मत छोड़ना जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो आओ इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, मांग का लोच हम लोग इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़े हुए थे। ठीक है, इसका हम आप लोगों को मीनिंग, इसका कॉन्सेप्ट, मांग का लोच का जो 5 प्रकार होता है, 5 टाइप का होता है, उन सबका फॉर्मूला, साथ ही साथ 3 जो मेथड होता है वो, साथ ही साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसका ग्राफ में प्रेजेंटेशन, सब चीज हम आप लोगों को सिखाए थे, इसलिए उसको जरूर करना। ठीक, ये देखो ये जैक बोर्ड 2022 में पूछा है। बोल रहा है मांग की लोच है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। तो हम सबको पता है कि मांग का लोच जो होता है वो मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि मांग की लोच से हम लोग को ये पता चलता है कि किसी वस्तु के कीमत यानी कि प्राइस में परिवर्तन होने से उस गुड्स के डिमांड में यानी उस गुड्स के मांग में कितना चेंजेस आता है। ठीक, और अगर बोलता गुणात्मक कथन के बारे में क्वालिटेटिव, तो ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट हम लोगों का होता है मांग का नियम, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ यानी कि लॉ ऑफ डिमांड जो है हम लोगों का, लॉ ऑफ डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड हम लोगों का होता है गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव। लेकिन क्वांटिटेटिव बोला तो क्वांटिटेटिव हम लोगों का होता है मांग का लोच। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फॉर्मूला पूछ रहा है मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्न में से कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मूला फॉर मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमको पता है मांग का लोच का फॉर्मूला होता है आपका मांग का लोच का फॉर्मूला होता है आपका मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, परपोनेंट चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परपोनेंट चेंज इन प्राइस। ऑप्शन नंबर ए। इसको ऐसे बोलते हैं हम लोग परपोनेंट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिवाइडेड बाय परपोनेंट चेंज इन प्राइस। इसी को हम बोले थे आप लोग ऐसे दिखाना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परपोनेंट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय परपोनेंट चेंज इन प्राइस। इस तरीके से हम बोले थे दिखाना, और इसी तरीके से हम बोले थे इसको आप लोग अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल बनाने बोलेगा तो इसी फॉर्मूला में डाल के हम लोग जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हम लोगों का राइट आंसर होगा। फॉर्मूला याद रखना क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी पूछा जाने का चांसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 3, गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है। फॉर गिफिन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। देखो गिफिन गुड्स में क्या होता है ना, सिंपल बात है। गिफिन गुड्स में होता है कि अगर किसी वस्तु का कीमत अगर प्राइस बढ़ जाता है ना तो उसका डिमांड घट जाता है। सॉरी, नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, गिफिन गुड्स को छोड़ के जो नॉर्मल गुड्स होता है, अगर उस गुड्स का प्राइस अगर घट रहा है तो डिमांड बढ़ जाता है, और अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाता है, यानी नेगेटिव रिलेशन होता है नॉर्मल गुड्स में। लेकिन गिफिन गुड्स में उल्टा होता है। गिफिन गुड्स का अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ जाता है, यानी गिफिन गुड्स में उस गुड्स का प्राइस और उसके डिमांड के बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक रिलेशन होता है। लेकिन नॉर्मल गुड्स में नेगेटिव होता है। ठीक है, आगे निम्न चित्र क्या प्रदर्शित करता है। यहाँ एक ग्राफ बना हुआ है, आपको ये ग्राफ क्या प्रेजेंट करता है देखो समझना। ये ग्राफ ये बता रहा है हमको कि यहाँ देखो एक्स है, वाई है। एक्स पे लिखा है मांग की मात्रा यानी कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड, वाई पे लिखा है कीमत यानी कि प्राइस। देखो प्राइस उतना ही है, ये देखो ये प्राइस लाइन है ना, प्राइस उतना ही है। अगर कीमत मान लो 10 रुपया है तो कीमत 10 रुपया है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी उसका देखो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड में चेंजेस आ जा रहा है, यानी मांग बढ़ रहा है। कीमत में प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, बस उसके डिमांड में चेंज आ रहा है। प्राइस उतना ही है लेकिन फिर भी डिमांड में पूरा एकदम ही चेंज आ गया, तो इसको बोला जाता है पूर्णतः लोचदार मांग, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। पूर्णतः लोचदार मांग यानी परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। और अगर इसी ग्राफ को मान लो, इसी ग्राफ को अगर हम इस तरीके से यहाँ पे अगर आपको दे देते, इस तरीके से ठीक है, ये जीरो हो गया,
ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। यहाँ हम दे देते हैं क्वांटिटी और यहाँ दे देते प्राइस। तो क्या होगा पता है यहाँ? यहाँ क्वांटिटी ऑफ डिमांड उतना है, सिर्फ क्या बोल रहा है? प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन पे होता है ये पूर्णतः बेरोजगार मांग, परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, इसको बताता है ये। ठीक है, परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड मतलब ऑप्शन नंबर ये सी को बताता। लेकिन हमको यहाँ पहला वाला ग्राफ पूछा ना, इन दोनों ग्राफ को याद रखना, इन दोनों ग्राफ में से एक ग्राफ का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है आपको। ठीक है, चलो आगे आते हैं 5 नंबर में। इकाई से कम मांग की लोच को निम्नलिखित में कौन व्यक्त करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इलास्टिक लेस देन 1, यानी कि एक से कम अगर चेंजेज आ रहा है उसका डिमांड में, तो किस तरीके का गुड्स होगा जिसमें ना के बराबर चेंज आता है? तो आवश्यक वस्तुएं यानी नेसेसरी गुड्स। उस गुड्स का प्राइस बढ़े चाहे घटे, आवश्यक वस्तुएं यानी नेसेसिटी गुड्स का डिमांड में कोई खास चेंज नहीं आएगा। फिर चाहे उसका कीमत बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, हम लगभग उसको उतना ही खरीदते हैं। ठीक है, आगे 5 नंबर पे बोल रहा है मांग की लोच निम्नलिखित में से क्या व्यक्त करता है? ठीक है, एक इकाई, ओहो उसी क्वेश्चन को 2 बार लिख दिए क्या हम? एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, छोड़ दो इसको। 6 नंबर में मांग की लोच का माप निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है? विथ व्हिच मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड? देखो भाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का हम लोगों का बेसिकली 3 मेथड होता है, ठीक है? सबसे पहला होता है कुल व्यय विधि यानी टोटल एक्सपेंडिचर। पहले ये नहीं होता है, पहला नंबर पे होता है ये प्रतिशत या अनुपातिक परसेंटेज एंड परपोनेंट मेथड, ये 1 नंबर पे होता है। बिंदु मेथड यानी पॉइंट मेथड, ये 2 नंबर पे होता है। और ये जो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ये 3 नंबर पे होता है। और इन तीनों मेथड्स है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इस मेथड्स के बारे में किसने बताया था? फ्लक्स ने। नाम याद रखना, फ्लक्स ने। किसने बताया था? फ्लक्स ने। मापने का विधि यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मापने का जो मेथड होता है वो मेथड फ्लक्स ने बताया था। ठीक, आगे नेक्स्ट बोल रहा है सापेक्ष लोचदार मांग व्यक्त करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो एक्चुअल में ये इलास्टिसिटी नहीं होना चाहिए, इलास्टिसिटी, हाँ ठीक है, सापेक्ष लोचदार मांग ना इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि किसी भी गुड्स का जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो ज्यादा चेंज हो जाएगा उसके प्राइस से, यानी कीमत में जितना चेंज आया उससे ज्यादा मात्रा में उसका डिमांड में चेंज आता है। तो ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। देखो 4 ऑप्शन होता, 5 तरीके का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है जो हम आप लोगों को चैप्टर पढ़ाते समय बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए थे। इस तरीके का लकीर खींच करके हम आप लोगों को सिखाए थे बहुत अच्छा से। ये देखो यहाँ 0 है, ठीक इसका सीधा में यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 होगा और वाई अक्ष पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा और ये बीच में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट देन 1 होगा और यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू मोर देन 1 होगा। ठीक है, ये 5 चीज होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ठीक है, और ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, इसी का मतलब हम बताए थे पूर्णतः लोचदार मांग यानी परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद ई इज इक्वल टू मोर देन 1, ये बताए थे लोचदार मांग। ई इज इक्वल टू 1 यानी इकाई लोचदार मांग, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर आया था ई इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट देन 1 यानी इन इलास्टिक डिमांड, इसका मतलब होता है बेरोजगार मांग। फिर ई इज इक्वल टू 0 यानी कि पूर्णतः बेरोजगार मांग यानी परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड। और इन सभी चीजों के बारे में इसको निकाला कैसे जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हर एक चीज इस चैप्टर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो वन शॉट वीडियो में पढ़ाए हैं उसमें हम बताए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया। देखो यहाँ वस्तु की कीमत यानी डिमांड दे दिया है। पहले गुड्स का प्राइस कितना था, ये देखो यहाँ, हाँ पहले गुड्स का प्राइस कितना था, 5 रुपया था P1। फिर कीमत, फिर प्राइस हो गया 4 रुपया। पहले जब 5 रुपया था तो डिमांड 10 रुपया था, अब डिमांड कितना हो गया, 15 रुपया हो गया। ठीक है, चलो अब इसको बनाना है। तो अगर इसको अब बनाना है तो पहले फॉर्मूला, अब फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला हम सबको याद है ना, फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ट्रेंगल क्यू बाई क्यू इंटू पी बाई ट्रेंगल पी। हम हमेशा बोलते हैं इसी फॉर्मूला से हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेंगल क्यू निकालो। तो ट्रेंगल क्यू का मतलब है कि पहले यहाँ देखो, यहाँ देखो, पहले Q2 माइनस Q1। ठीक है, पहले प्राइस 15 रुपया हो गया, पहले था 10 रुपया, तो चेंज ऑफ क्वांटिटी हुआ है 5 रुपया।
फिर क्यू मतलब पहले कितना था, तो पहले था ये 10 रुपया, फिर उसके बाद पी पहले कीमत कितना था 5 रुपया, फिर इसके बाद ट्रेंगल पी यानी कीमत में कितना चेंज आया, तो P2 माइनस P1 यानी कि ये मेरा हो गया आपका 5 से 1 मिनट, ये मेरा हो गया P2 ना 4 माइनस 5 यानी माइनस 1 हो गया। अब चलो फॉर्मूला पे डालो, तो ट्रेंगल क्यू हम लोगों का 5 है डिवाइडेड बाय क्यू कितना है 10 है इनटू प्राइस में कितना चेंज है 5 डिवाइडेड बाय ट्रेंगल पी कितना है माइनस 1। तो जब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25 डिवाइडेड बाय माइनस 10 डिवाइड करेंगे तो माइनस 2.5 आएगा। अब माइनस 2.5 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए पे है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। हम उस समय भी बोले हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, मोस्ट प्रोबेबल चांस है न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादक किसने किया, हु प्रोपाउंडेड द परसेंटेज और परपोनेंट मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो अभी बताए थे फ्लक्स ने, किसने किया था, फ्लक्स ने खोजा था इस नियम को। ठीक है, आगे 10 नंबर क्वेश्चन मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, which of the following factor affecting elasticity of demand, मतलब कौन सा चीज होगा जिससे मेरा डिमांड चेंज होगा तो ये सब ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों में से किसी का भी चेंजेज होने से मेरा जो डिमांड है वो मेरा डिमांड इफेक्ट होगा, मेरा डिमांड चेंज होगा। ठीक है, 11 नंबर मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैज, 5 तरीके का होता है, कितने तरीके का, 5 तरीके का। एक होता है पूर्णतः, एक होता है लोचदार मांग यानी कि इलास्टिक डिमांड, दूसरा पूर्णतः लोचदार मांग यानी कि परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, तीसरा होता है यूनिट इलास्टिक डिमांड यानी कि इकाई लोचदार मांग, चौथा होगा बेलोचदार मांग यानी इन इलास्टिक डिमांड, और पांचवा होगा हम लोगों का पूर्णतः बेलोचदार मांग यानी परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड। 5 तरीके का, और इसी चीज को तो अभी इस तरीके से हम ग्राफ में बताए थे ना, 5 चीज यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ। ठीक है, यही वो 5 चीज होता है। ठीक, आगे ये देखो 12 नंबर क्वेश्चन अभी हम बताए थे, निम्नलिखित चित्र क्या प्रदर्शित करता है, देखो भाई डिमांड उतना ही है, प्राइस बढ़ रहा है, ये देखो प्राइस बढ़ रहा है लेकिन डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, या प्राइस घट रहा है लेकिन डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, डिमांड बदल ही नहीं रहा है, तो इसको बोला जाता है पूर्णतः बेरोजगार मांग यानी परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, डिमांड बिल्कुल नहीं बदला। ठीक है, और पूर्णतः लोचदार यानी कि परफेक्ट इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे चलता है ये। ठीक है, अभी बताए थे ना इस चीज के बारे में। आगे आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ नेसेसिटी गुड्स, तो जो आवश्यक वस्तु होता है उसमें जो मांग का लोच होता है वो कुछ नहीं होगा, डिमांड बढ़े चाहे घटे, प्राइस बढ़े चाहे घटे, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अरे भाई रोटी कपड़ा मकान, ये कल को कितना भी महंगा हो जाए या कितना भी सस्ता हो जाए हम तो खरीदेंगे, हमको चावल चाहिए, आटा चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, तो ऐसे वस्तुओं का कीमत कितना भी बढ़े चाहे घटे, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मांग की लोच शून्य होती है यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होता है। आगे मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन, सिंपल बात है, मीनिंग पूछ रहा है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की कीमत लोच का मतलब होता है किसी भी वस्तु के कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, किसी भी वस्तु के कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में परिवर्तन, उसे ही बोला जाता है। ठीक है, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो यहाँ भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को ना अच्छा से समझना, बहुत स्टूडेंट ना इसको दूसरा तरीके से सोल्व करते हो, हम इसको सोल्व करने का एकदम नॉर्मल तरीका आपको बता दे रहे, कहानी खत्म। यदि किसी वस्तु का मूल्य 40% परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांग में 60% परिवर्तन हो जाए तो मांग की लोच होगी। बोला गया है इफ द डिमांड ऑफ ए गुड्स चेंज बाय 60%, देखो डिमांड में 60% चेंज आया ड्यू टू 40% चेंज इन प्राइस, और 40 में और जो प्राइस है उसमें 40% चेंज आया था, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा। अब देखो सिंपल बात है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो रियल फॉर्मूला होता है वो होता है ट्रेंगल क्यू बाय क्यू डिवाइडेड बाय ट्रिंगल पी बाय पी, क्लियर। तो ये साफ साफ बोल रहा है क्वांटिटी ऑफ डिमांड में कितना चेंजेज आया है, 60% आया है, डिवाइडेड बाय प्राइस में कितना चेंजेज आया है, 40%, तो डिवाइड कर दो,
जब डिवाइड कर देंगे इसको तो बताओ ये कितना आएगा? ये 1.5 आएगा। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कोई भी डिजिट प्लस में रहे या माइनस में रहे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चाहे 1.5 लिखो या इसी को माइनस 1.5 बोलो, दोनों एक ही चीज़ होता है। ठीक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खत्म। इससे ज़्यादा सोचने का ज़रूरत कुछ नहीं है। और देखो जैक बोर्ड 2022 में पूछा और बिहार बोर्ड तो देखो 15 में पूछा, 18 में पूछा, 20 में पूछा। सोचो इतना ज़्यादा बार पूछा है बिहार बोर्ड। ठीक है? आगे 16 नंबर क्वेश्चन। एक ऋजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच है। इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ए मिड पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन मेथड इज, यानी एक कर्व है मेरा। ए देखो ये एक मेरा कर्व है। ठीक है? ये 0 है मेरा, ये एक्स है, एक वाई है। अब यहाँ पे मध्य से एक रेखा हम लोग का खींचा गया है और इस रेखा में पूछ रहा है, ये देखो मध्य बिंदु मतलब ये देखो यहाँ से एक रेखा जो निकला है यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या होगा बोल रहा है। तो सिंपल सा बात है ना, अभी अगर आपको याद होगा तो हम इस तरीके से लकीर में बताए थे, ये सेंटर में हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? एक होता है, यानी इकाई के बराबर होता है। इकाई के बराबर यानी इकाई होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकाई होगा यानी कि विल बी यूनिटी। आया समझ में? मेरा बात समझे? ठीक? चलो 17 नंबर क्वेश्चन में विलासिता वस्तुओं की मांग फॉर लग्जरी गुड्स डिमांड इज। अब देखो विलासिता वस्तुएं यानी लग्जरी गुड्स ऐसा गुड्स होता है, ऐसा वस्तु होता है जो हम लोग अपने दैनिक जीवन को सरल करने के लिए लेते हैं। जैसे मान लो पंखा, गर्मी लग रहा है पंखा ले लो। मसाला पीसने के लिए जो सिलवट्टा होता है, सिलवट्टा में मसाला नहीं पीसेंगे, थक जा रहे, मिक्सर ग्राइंडर ले लो। कपड़ा धोने के लिए वो थप 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 हाथ से नहीं धोएंगे, कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन ले लो। ठीक है? तो ये सारा जो आइटम्स होता है ये मेरा लग्जरीज गुड्स होता है। सोना चांदी, कार, टीवी, मोबाइल फोन, एयर कंडीशनर, कूलर, फ्रिज, ये सब मेरे लिए लग्जरियस गुड्स होता है। तो ये इन्हीं बोला जाता है विलासिता की वस्तुएं। और विलासिता की वस्तुओं में जो मांग में जो परिवर्तन यानी मांग की जो लोच होता है ना, वो पूर्णतः अत्याधिक लोचदार होता है, यानी हाई इलास्टिसिटी पूर्णतः लोचदार होता है। थोड़ा-सा अगर कीमत में परिवर्तन हो जाए, तो माँग में बहुत अधिक परिवर्तन होता है मेरे लिए। ठीक है? आगे। अति पर वलयाकार मांग वक्र निम्न में से क्या दिखाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व इज शो। तो एक जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व जो होता है मेरा, वो दिखाता है इकाई के बराबर मांग की लोच, यानी कि इकाई मांग की लोच, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरा हाइपरबोला कर्व दिखाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और हमको लग रहा है कि इस साल ये क्वेश्चन 2025 के एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है? आगे 19 नंबर बोल रहा है, एक वित्त मंत्री कैसे वस्तुओं पर कर की दर में वृद्धि कर सकता है जिससे मांग की कीमत लोच होती है? ए फाइनेंस मिनिस्टर में इंक्रीज द टैक्स रेट ऑन दोज कमोडिटी फॉर विच द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, यानी एक अगर कोई भी वित्त मंत्री है, ठीक, वो वित्त मंत्री जो है वो कैसी वस्तुओं पर कर की दर में वृद्धि करेगा जिससे कीमत में परिवर्तन आएगा। तो अगर होता है ऐसा तो 1 से कम। इसको बस याद रखना, लेस देन 1, खत्म कहानी। इसके पीछे लॉजिक या सेंस में मत भागना अभी। बस याद रखना इकाई से कम यानी कि 1 से कम होगा परिवर्तन। ठीक है? 20 नंबर क्वेश्चन। जब किसी वस्तु की मांग पूर्णतः बेरोजगार होती है, तब मांग वक्र होता है। व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज परफेक्टली इनइलास्टिक, डिमांड कर्व बिकम। अगर कोई भी वस्तु का मांग है, कीमत बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो पहले ये बताओ कि उस समय ग्राफ कैसे बनेगा? ए देखो इस तरीके से बनेगा। ये मेरा हो गया 0, ये मेरा हो गया x, ये हो गया y। ये मेरा लिए होता है क्वांटिटी ऑफ डिमांड और ये होता है हम लोगों का कीमत। कीमत में परिवर्तन हो रहा है लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मांग में कोई परिवर्तन नहीं मतलब मांग सीधा है। देखो इस तरीके से लकीर बनाएगा, मांग एकदम सीधा रहेगा। तो इसी कर्व को बोल रहा है कि ये कर्व जो है ये क्या होगा? x के समानांतर पैरेलल टू x या पैरेलल टू y, पैरेलल टू y। ये देखो y है यहाँ, y के सामने है ना, तो पैरेलल टू y। और अगर पूर्णतः लोचदार रहे, परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहे, तो इस तरह से बनेगा, पैरेलल ऑफ x बनेगा वो। आया समझ में? ठीक है? पैरेलल ऑफ x यहाँ बनेगा ये। ठीक है? चलो 21 नंबर, यदि उपभोक्ता की आय
वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम होती है तो वह एक्स वस्तु होगी। इफ द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर reduce the demand of a commodity x, the commodity x will be। एंड यानी देखो नॉर्मली अगर किसी भी उपभोक्ता का इनकम, कोई भी कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो डिमांड बढ़ेगा, इनकम घटता है तो डिमांड घटेगा। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, उसका इनकम बढ़ रहा है, कंज्यूमर का इनकम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इनकम बढ़ने से वो किस तरीके के वस्तु का डिमांड को कम कर देगा, तो गिफ्ट वस्तुएं यानी गिफ्ट गुड्स का कंजम्पशन को कम कर देगा। गिफ्ट यानी कि घटिया, गिफ्ट वस्तु वो नहीं खरीदेगा, वो हमेशा चाहेगा कि हम अच्छा सामान खरीदे क्योंकि मेरे पास अब पैसा ज्यादा है। 22 नंबर क्वेश्चन पे, यदि किसी एक्स की मांग वक्र वाई अक्ष के समानांतर है तो वस्तु की कीमत मांग क्लोज क्या होगी? ये तो अभी पढ़े ना। अगर मान लो इस तरीके से बोल रहा है, देखो इस चीज को एक्स के वाई के पैरेलल है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोगों का जो डिमांड कर्व होगा वो क्या होगा। तो भाई देखो ना, ये जीरो है, जीरो को टच किया है, जीरो को टच किया है तो क्या होगा, जीरो को टच किया है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, जीरो। और अगर ये ऐसे रहता, ऐसे रहता, ऐसे एक्स को टच किया रहता, तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता, अनंत होता। लेकिन इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर, यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसमें होती है। इफ देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन एंड इन रिस्पॉन्स ऑफ एनी चेंज इन प्राइस इट इज सिचुएशन ऑफ। देखो किसी भी गुड्स का जो डिमांड है वो डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, जबकि उसका प्राइस में चेंज आया था। प्राइस में चेंजेस आया, प्राइस बदल गया, प्राइस बढ़ा या घटा, लेकिन डिमांड में उसका कोई भी चेंज नहीं आया। उस कंडीशन पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शून्य कीमत लोच यानी जीरो प्राइस इलास्टिसिटी, कुछ भी चेंज उसमें नहीं आया है, कुछ भी चेंज नहीं आया है, जीरो प्राइस इलास्टिसिटी उसको बोलेंगे। ठीक है, इसी को बोलेंगे पूर्णतः बेलोजदार मांग, पूर्णतः बेलोजदार मांग, परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड। 24 नंबर, स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की लोच होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए सब्स्टिट्यूट गुड्स। देखो भाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होता है वो एकदम पॉजिटिव होता है। जैसे हम पिछले क्लास में भी समझाए थे, यहाँ चाय है और ये समझो कॉफी है, दोनों एक दूसरे का स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट गुड्स है। या तो चाय पियो नहीं तो कॉफी पियो। अब मान लो अगर चाय का कीमत अगर बढ़ गया तो लोग तो चाय, कॉफी का कीमत अगर बढ़ गया, सॉरी, कॉफी का कीमत बढ़ गया, अगर कॉफ़ी का कीमत बढ़ गया तो लोग तो कॉफ़ी नहीं पिएगा, तो कॉफ़ी को छोड़ के किसको पिएगा? चाय को। तो चाय का भी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और जैसे ही कॉफ़ी का डिमांड प्राइस कम हो जाएगा, तो लोग फिर चाय को छोड़ के कॉफ़ी पीना लगेंगे। यानी पॉजिटिव रिलेशन होता है, धनात्मक रिलेशन होता है। ठीक है? चलो आगे क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है 25 पे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? चलो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, आवश्यक वस्तु की मांग की लोच शून्य होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेसेसरी गुड्स इज जीरो। अगर मेरा पास कोई नेसेसरी गुड्स है तो क्या नेसेसरी गुड्स में जो है, नेसेसरी गुड्स में मांग की लोच, नेसेसरी गुड्स में मांग की लोच, हाँ सही है। मांग की लोच पूर्णतः गुणात्मक कथन है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। एक मिनट रुको, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट ना, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव होता है, गलत है। मांग की लोच मापने की प्रतिशत रीति का प्रतिपादन मार्शल ने किया था, नहीं भाई, प्रतिपादन पस्कल ने किया था, गलत है। मांग की लोच के 6 प्रकार होती है, गलत है। ए बी सी डी तीनों का तीनों गलत है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ नेसेसरी गुड्स इज जीरो। आवश्यक वस्तुओं में मांग की लोच शून्य होता है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमको चाहिए, मेरा डिमांड बढ़ेगा चाहे घटेगा, लेकिन हम उसमें कोई, प्राइस चाहे बढ़ेगा या घटेगा, हम डिमांड में कोई भी चेंज उसमें नहीं कर सकते हैं। आया समझ में? बस इतना ही हम लोगों का क्वेश्चन जो है वो पढ़ना है और ये चैप्टर हो गया खत्म, क्योंकि बुक में हम लोगों का इतना ही क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है पढ़ने के लिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है हमको एक बार कमेंट करके जरूर पूछना। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर हम गलत दिए हैं तो भी आप बेझिझक हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, हो सकता है हड़बड़ी में अगर मान लो गलती से कोई क्वेश्चन गलती हो गया है तो आप बताना, हम उसको पिन कर देंगे, नहीं तो अपने साइड से हम हमेशा हर क्वेश्चन का सही आंसर देने का कोशिश करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितने भी अपने दोस्त हैं, क्लास 12 के हैं, इकोनॉमिक्स का है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस,
तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट तक वीडियो को ज़रूर पहुँचा देना, ठीक है? बाय, टेक केयर।